The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। इसीलिए इनको मार्क करा गया है क्योंकि हम हर एक चीज़ को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है अपना। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम, जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिज़ाइन देखे होंगे बट उनके नेम्स के बारे में बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि काम नहीं होता है। क्या होता है सर? मतलब अभी तो इंटर्नशिप पे लगे हो इसलिए अभी ज़्यादा चीज़ें से गाइड नहीं कर रहा है, राइट? जी। ठीक है। पहले कुछ चीज़ें हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं क्लास से पहले। सबसे पहली चीज़, हम जिस डिटेल को सीखने जा रहे हैं वो इतना इजी भी नहीं है और डिफ़िकल्ट भी नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो डिटेलिंग है ये कहने के लिए 3 महीने का है, मे बी लिमिट बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती है, क्योंकि ये एक आर्किटेक्चर, एक इंटीरियर डिटेल है। सिंपल वर्ड में अगर मैं एक्सप्लेन करूं, जो आर्किटेक्चर डिटेलिंग होती है, जो BArch वाले बच्चे होते हैं जो 5 साल का कोर्स करते हैं, ये वो सीखते हैं। अब वो 5 साल की चीज़ें आप 3 महीने में सीखेंगे। इंटीरियर का कोर्स जो 3 साल में करते हैं, ये वो आप 3 महीने में सीखेंगे। मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कर लीजिएगा जो क्वेश्चन राइज हो। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है 3 महीने में और 4 महीने में सीखना। तो मेरा शेड्यूल यहाँ पर क्या रहता है, मैं अपने शेड्यूल्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं किस वे में काम करता हूँ, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स का और इंस्टीट्यूट का शेड्यूल थोड़ा सा अलग होता है। मेरा शेड्यूल अलग है क्योंकि मैं टाइम पे फोकस नहीं करता हूँ, मैं कोर्सेज को फिनिशअप पे फोकस नहीं करता हूँ। टाइम शेड्यूल्स इंक्रीज हो सकता है, कोई इशू नहीं है। क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, मैं जो भी क्लासेस लेता हूँ, अगर मैं एक दिन क्लास लेता हूँ तो नेक्स्ट डे मैं रेस्ट देता हूँ। मतलब नेक्स्ट डे जब मैं लेक्चर को प्रोवाइड कराऊंगा तो उस दिन आपका काम होता है, हर एक बच्चे का काम होता है लेक्चर को स्टडी करना, उस लेक्चर के बेसिस पे नोट्स क्रिएट करना, और जो असाइनमेंट मैं दूंगा उस असाइनमेंट पे नेक्स्ट डे आपको उस पर काम करना है। वो पूरा दिन आपका प्रैक्टिस का है, असाइनमेंट पे काम करने का है। तब आपकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। जब तक हमको टाइम नहीं मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए, वर्किंग के लिए, असाइनमेंट के लिए, तब तक हमारी क्वालिटी इम्प्रूव बिल्कुल नहीं होती। ये 100% फैक्ट है। जैसे कि ये लोग कोचिंग सेंटर वाले 1 महीने में ऑटोकैड सिखा के छोड़ देते हैं, कोर्स खत्म करा जाओ। बट यहाँ पर हमें क्लासेस से ज़्यादा, हमें क्लासेस से फोकस नहीं करना है। क्लासेस पे फोकस ना करके हमें क्वालिटी पे फोकस करना है। हमें सीखना जो है, जो हम सीखने जा रहे हैं, हमें उस पर फोकस करना है कि आज सर ने क्लास ली है तो नेक्स्ट डे मुझे उसको डिज़ाइन करना है किसी भी कंडीशन में, ताकि उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वो एक्सप्लेन करें सर। असाइनमेंट बनाने में 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम प्रोजेक्ट पे काम कराएंगे, अपने लाइव प्रोजेक्ट पे। इसके बाद दुबई की ड्राइंग्स पे काम करोगे तो और डिफ़िकल्ट है। तो ये जो टाइम है आर्किटेक्चर और इंटीरियर का, इस पे जब फोकस कर लेंगे तो बाहर गल्फ कंट्री की ड्राइंग पे काम करना मेरे लिए ईजी हो जाता है। ये बात हमें ध्यान रखना है। और
संडे संडे हम थोड़ा थोड़ा सा गल्फ कंट्री की ड्राइंग भी एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, उस पर भी हम वर्क करते हुए चलेंगे। ठीक है, बात करते हैं कि हमारा प्रोसेस क्या होता है वर्किंग का, हमारा तरीका क्या होता है, एक प्रोफेशनल मेथड क्या होता है काम करने का। सबसे पहले हम इस पे डिस्कस करते हैं क्या डिफरेंस है आपके आर्किटेक्ट में और आपके अंदर। सिर्फ एक डिग्री का नहीं, सिर्फ एक क्वालिटी का, नॉलेज का, दोनों में ये डिफरेंस है। जो चीजें इसको पता है वो आपको नहीं पता है। तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे काम करना एक अलग चीज होती है और ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को एज ए प्रोफेशनली यूज करना इज अ डिफरेंट थिंग। ये बात हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट कहां से स्टार्ट होता है। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक टेम्पलेट डिजाइन करना। टेम्पलेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। टेम्पलेट का मतलब होता है कि हम लाइफ टाइम उसी पे ही काम करेंगे, हम डिटेलिंग पे ही काम करेंगे। तो टेम्पलेट का बनाना बहुत इंपॉर्टेंट काम है और टेम्पलेट कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं होती है। टेम्पलेट का मतलब होता है कि एक इंटरफेस अपने अकॉर्डिंग सेट करके रख लेना और उसी इंटरफेस पे हमेशा काम करना, उसको कहते हैं टेम्पलेट डिजाइन। सिंपल वर्ड में हम कहते हैं टेम्पलेट डिजाइन। टेम्पलेट डिजाइन का मतलब क्या होता है कि ये जो हम इंटरफेस की सेटिंग देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट डिजाइन। कैसे करोगे? सबसे पहला पॉइंट, हमेशा एक बात याद रखना, आप जिस सॉफ्टवेयर पे काम करने जा रहे हो, अगर आपको उस सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता तो आप बेकार हैं, जीरो हैं, नथिंग। अगर आपको उस सॉफ्टवेयर के बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं उनको जानना। क्या क्या होते हैं? एग्जाम्पल, उनको हमेशा लाइफ में याद रखना, क्योंकि हम अपने कैरियर के पहले स्टेप को बढ़ाने जा रहे हैं, तो इसलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि जब हम कभी कभी काम करते हैं तो वो चीज़ें ऑन नहीं होती हैं, वो ऑफ होती हैं, उसे हम कहते हैं मेनू बार। कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि आपको वो सेटिंग मिलेगी मेनू बार के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए मेनू बार। किसी ने आपसे क्वेश्चन करा कि आप रिबन बार के अंदर जाइए, वहां पर टूल है, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस वन इज कॉल्ड रिबन बार। या किसी ने आपसे कहा कि आप क्विक एक्सेस टूल बार पे जाके मेनू बार को ऑन कर लो, तो आपको पता होना चाहिए दिस सिंबल इज क्विक एक्सेस टूल बार। यहां से मेनू बार को ऑन ऑफ दोनों कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। साइड के जो ऑप्शंस हमारे होते हैं, इन साइड के ऑप्शंस को हम क्या कहते हैं? टूल बार, ये हमारे कहलाते हैं। नीचे हमारी कमांड लाइन होती है, उसके नीचे हमारे पास राइट हैंड पे स्टेटस बार होता है और ऊपर होता है टाइटल बार। एक ये जो ए लिख के आता है, इस ए को हमेशा ध्यान रखना, इसको कहते हैं एप्लीकेशन मेनू। दिस वन इज कॉल्ड एप्लीकेशन मेनू। इतना करने के बाद हम आते हैं कहां पर? डीएस एंटर करके। डीएस का मतलब होता है ड्राफ्टिंग सेटिंग। आप जब डीएस में आना तो आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्ट स्नैप। सबको सिलेक्ट ऑल कर देना ताकि वो सारे पॉइंट ट्राई करें। डायनेमिक इनपुट पे काम करना चाहो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये डायमेंशंस और एंगल दोनों को एक साथ शो कराता है। जहां पर जो क्वेश्चन समझ में ना आए, जो पॉइंट क्लियर ना हो, आप तुरंत हमसे डिस्कस करेंगे। बॉटम में हमारे पास आता है ऑप्शंस का टैब। दिस वन इज ऑप्शंस। आप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा डिस्प्ले। डिस्प्ले में आप डार्क थीम मत यूज करिएगा, अब आगे से आप यूज करेंगे हमेशा लाइट थीम। विंडो एलिमेंट के अंदर लाइट थीम। वहां पर आपको मिलेगा क्रॉस एयर। क्रॉस एयर आपको मिलेगा 50, 20, 30%, आप ले लो 100%। यहाँ पर आप क्या करोगे? हमेशा यूज करोगे
100% को। इसी में मिलेगा आपको कलर ऑप्शन। आप इसके बैकग्राउंड को हमेशा वाइट लेके चलेंगे। ऑफ वाइट भी कर सकते हैं, बट वाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम काम करते हैं डिटेलिंग्स पे, तो डिटेलिंग वगैरह हमारी वाइट कलर पे इजीली विजिबल हो जाती है। इसी में मुझे ऑप्शंस मिलेगा ओपन एंड सेव। यहाँ पर सेव एज हमारे पास दिया हुआ है, किस वर्जन में आप सेव करना चाहते हो, तो हम सबसे लोअर वर्जन रखेंगे ताकि हम किसी को भी ये ड्राइंग फॉरवर्ड करें तो इजीली वो ओपन हो जाए। सेव एज यहाँ पर लोअर वर्जन रखेंगे। हाँ, ऑटोमेटिक सेव इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी फाइल बना रहे हो वो ऑटोमेटिक 10 मिनट पे सेव होती रहे, ताकि बीच में अगर आपकी फाइल बंद हो जाए तो आपको उसका बैकअप मिल जाए इजीली। तो ऑटोमेटिक सेव आप 5 मिनट या 2 मिनट या 10 मिनट कुछ भी रख सकते हैं। लास्ट में दिया है सिलेक्शन ऑप्शन। सिलेक्शन में आपके पास ग्रिप और पिक बॉक्स। ग्रिप और पिक बॉक्स आपके मीडियम होने चाहिए, ज़्यादा लाइट और स्मॉल नहीं होनी चाहिए, मीडियम रखेंगे आप काम करने के लिए इसको, दोनों को। इतना करने के बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद देन अगेन आप ओके करके इसको सेव कर लेंगे तो आपका इंटरफेस आपके अकॉर्डिंग आ जाएगा। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब आप ऑप्शंस की सेटिंग करेंगे वहां पर, तो सिलेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट ग्रुपिंग को चेक कर देना। ऑब्जेक्ट ग्रुपिंग चेक, ताकि जो भी आप ऑब्जेक्ट ग्रुप करेंगे तो वो ग्रुप हो जाए इजीली। एग्जाम्पल, कभी कभी हमारे पास ये जो साइड टूल बार है ये डिलीट हो जाता है, तो मुझे ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है कि ये कहाँ से आएगा, कहाँ से निकालूं। आप किसी भी टूल बार को एक्टिव कर सकते हो। टूल्स, टूल बार, ऑटोकैड एंड ड्रॉ पे जाइए, टूल बार को सिलेक्ट करके ड्रैग कर लीजिए। टूल्स, टूल बार, ऑटोकैड। एक और टूल बार हमेशा एक्टिव रखिएगा अपनी स्क्रीन पे, ताकि जो भी वर्किंग करें तो हम उसकी डायमेंशनिंग इजीली कर सकें। डायमेंशंस के टूल बार को हमेशा स्क्रीन पे ऑन रखना, यहां पर ड्रॉ टूल बार के पास। इतनी सारी सेटिंग्स करने के बाद नीचे हमें एक ऑप्शंस नजर आएगा, कहां पर, यहां पर। इसे कहते हैं वर्क स्पेस। आप जब क्लिक करोगे तो इस ऑप्शन में मिलेगा सेव करंट एज। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, सेव करंट एज। किसमें सेव करना है, मैं अपनी एक खुद की टेम्पलेट डिजाइन करना चाहता हूं, तो दिस वन इज कॉल्ड आर्किटेक्चर प्लस इंटीरियर टेम्पलेट। तो इसको आप बना के रख सकते हैं सेव पे क्लिक करके, और हमेशा ये आपकी यहां पर शो टेम्पलेट करता रहेगा। इसको कहते हैं टेम्पलेट डिजाइन करना। ये पहला स्टेप होता है वर्किंग करने से पहले। इसके बाद हम आते हैं दूसरे स्टेप पे। कुछ ऐसे कमांड जिनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी जरूरत पड़ेगी एक्चुअली। नॉट बेसिक कमांड, बच्चों वाले जो कोचिंग सेंटर और इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाते हैं, जीओ एंटर, कॉपी, एम एंटर, मूव, सभी को पता है। कुछ ऐसे कमांड जिनके अंदर कुछ हिडन ऑप्शंस होते हैं और जो हमारी ड्राइंग्स में बहुत यूज में आते हैं। पहले हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे जो आगे यूज वाले हैं। एग्जाम्पल सभी ने पढ़ा है कि कॉपी कमांड क्या होता है। ठीक है, कॉपी कमांड के अंदर एक ऑप्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ एंड कमांड कोई भी यूज नहीं करता है अपनी ड्राइंग में। लेंथ एंड को समझना है और उसको ड्राइंग में यूज करना है। पैरामेट्रिक सभी को नहीं पता है कि इसका यूज हम कहाँ पर कर सकते हैं। एंड एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है जो यूज करा जाता है किसके साथ, ब्लॉक के साथ। ठीक है, जरूरत पड़ती है हमें किस चीज की, लेयर, जो सभी प्रोफेशनल्स को पता होती है कि लेयर का यूज हमें कहां पर करना होता है। इतने ऑप्शंस हमें यूज करने हैं, समझने हैं पहले काम करने से पहले।
कॉपी कमांड एक बेसिक कमांड है, लेकिन कॉपी कमांड की नीड हमें जब ज़्यादा पड़ती है जब हम बहुत डिटेल में काम करते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमें ग्रूविंग देना है कहीं पे, ठीक है, और हमको ऑफसेट करना पड़ रहा है वहाँ पर, और ऑफसेट करके हमें वहाँ पर उसको डिज़ाइन करना पड़ रहा है, देन हम यूज़ करते हैं कॉपी कमांड उस कंडीशन में। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ कॉपीज आप कितनी क्रिएट करना चाहते हो, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल, हमारे पास ये लाइन है, मैंने सेलेक्ट करा, CO एंटर किया और इसके पॉइंट पे क्लिक करा। जैसे ही इसके पॉइंट पे क्लिक करोगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा कमांड लाइन में एरे का। आपने एरे पे क्लिक किया, कितने एरे, कुछ भी ले लो साइज, मैंने कहा 40, एंटर। अगेन एक मैसेज आएगा फिट, आप F पे क्लिक करोगे और बॉटम में क्लिक कर दोगे। अब मैं जिसको चाहूं उसको सिंपल एक्सटेंड करा सकता हूं। तो यहाँ पर हमारा टाइम सेव हो गया, इसे कहते हैं टाइम सेव करना। वरना यही चीज़ मुझे कितनी डिफिकल्टीज होती हैं इसको बनाने में ऑफसेट के साथ। कुछ कमांड ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बारे में पता होना इंपॉर्टेंट है। अब यही चीज़ मुझे बनाना होती तो कितना टाइम लगता। वॉल के अंदर ग्रूविंग है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये वॉल है, वॉल के अंदर हमें ग्रूविंग देनी है। आपने सेलेक्ट करके CO एंटर किया, पॉइंट स्पेसिफाई करा, AR एंटर, नंबर ऑफ आइटम बताइए, मैंने कहा अप्रॉक्स 20, फिट F एंटर, कहाँ पे रखना है, दिस वन, टाइम सेव हो गया। एक्स्ट्रा पार्ट को आप वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग डिलीट कर दीजिए। तो हर एक कमांड का यूज किस कंडीशंस में और किस प्रोजेक्ट में करना है, सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज हमें समझना है, यही होता है काम करने का तरीका। लेंथ एंड कमांड हर एक बच्चे को पता है, लेकिन वो यूज करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसकी हैबिट बन चुकी है पुराने कमांड यूज करने की, जिसपे वो काम करता चला आ रहा है। पहले तो हम समझ लेते हैं कि लेंथ एंड कमांड का एक्चुअली यूज क्या होता है। एग्जाम्पल, मेरे पास एक लाइन है जिसकी डायमेंशन है 20, मैंने LEN एंटर किया। जैसे ही आप LEN एंटर करोगे तो नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शन आएंगे, डेल्टा % टोटल डायनेमिक। आपने डेल्टा पे क्लिक करा। डेल्टा का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी वैल्यू देते हैं, अगर मैंने कहा 20 एंटर, मैं 20 एंटर करके जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो 20 की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के दोनों पॉइंट पे इंक्रीज करता चला जाएगा, और जितनी बार मैं क्लिक करूंगा उतनी बार वो इंक्रीज करता चला जाएगा। 20 % इतना यूज में नहीं आता है, टोटल इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास एक लाइन है और मुझे उसकी डिस्टेंस को शॉर्ट करना है, छोटा करना है, विदाउट ट्रिमिंग एंड डिलीटिंग ऑब्जेक्ट। कितना छोटा, मैंने लेंथ एंड कमांड लिया, टोटल में गया, मुझे शॉर्ट करना है अप्रॉक्स 50, तो मैं 50 एंटर करके जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो लाइन चाहे जितनी डिस्टेंस की हो, लेकिन वो ऑटोमेटिक ले आएगा किस पे, 50 पे लाके छोड़ देगा। ये होता है टोटल। डायनेमिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक का मतलब होता है इंक्रीज करो और डिक्रीज करो, इंक्रीज करो और डिक्रीज करो, लेकिन अब इसका यूज एक्चुअली करना कहाँ पर है, सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही बात है ना, ये चीज़ों को पढ़ लिया बट वे नहीं पता। अब मैंने कहा कि इसको ट्रिम करो और एक्सटेंड करो, लाइन जो एक्स्ट्रा हैं उनको ट्रिम करो, लाइन जो शॉर्ट हैं उनको एक्सटेंड करो। आप क्या करोगे, TR डबल एंटर, फिर ट्रिम करोगे, देन अगेन एक्सटेंड, फिर आप एक्सटेंड करोगे, बहुत टाइम टेकिंग पार्ट रहेगा। पहले ट्रिम यूज़ करोगे, फिर एक्सटेंड यूज़ करोगे, फिर ट्रिम यूज़ करोगे, फिर एक्सटेंड यूज़ करोगे। मैंने LEN एंटर करा और यहाँ पर डायनेमिक टूल लिया, इस लाइन को शॉर्ट कर लिया, मतलब अब मैं डायनेमिक से लाइन को ट्रिम कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1। और बार बार हमें कमांड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा लाइफ में याद रखना, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि डिटेलिंग को सीखना, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझना कि काम करने का तरीका क्या होता है। टाइम को सेव करना कि हम टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने ट्रिम
और एक्सटेंड दोनों कमांड एक साथ यूज़ कर लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, टाइम मेरा शॉर्ट हो गया। इसे कहते हैं लेंथन कमांड। पैरामेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामेट्रिक का मतलब होता है कि कभी कभी हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं और हम उनकी डिस्टेंस को भी चेंज करना चाहते हैं, तो लेंथन तो एक डिफरेंट हो गया पार्ट हमारा। ऊपर आता है पैरामेट्रिक, और पैरामेट्रिक के अंदर आता है डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स। डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है, अलाइंड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगुलर, रेडियस। हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, आपने हॉरिजॉन्टल की डायमेंशंस यहाँ पर निकाली। आपके पास वर्टिकल है, आपने वर्टिकल की डायमेंशंस निकाली। आपके पास रेडियस है, आपने रेडियस निकाल लिया। आपके पास एंगल है, आपने एंगल निकाल लिया। तभी आपको अचानक जरूरत पड़ी कि आप ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं। अब मैं लेंथन कमांड से इसके एंगल को तो चेंज नहीं कर सकता ना, लेंथन कमांड से इसके रेडियस को तो चेंज नहीं कर सकता ना मैं। या इसका रेडियस है, मैंने डबल क्लिक करके कर दिया 10, चेंज हो गया विदाउट एडिटिंग। मैंने कहा 25, चेंज, डबल क्लिक, चेंज। एंगल है 90, मैंने कहा 45, डबल क्लिक 30। डिस्टेंस है 43, मैंने कहा 20, 30, मैंने कहा 35। ये वहां पर यूज करा जाता है जहां पर ऑब्जेक्ट को मैं एडिट नहीं कर सकता और बिना डिलीट करे, बिना कमांड को यूज करे मैं उसको डायरेक्टली उसकी वैल्यू को, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहूँ। तब एट्रीब्यूट एंड ब्लॉक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड। एट्रीब्यूट और ब्लॉक को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ये बहुत डिटेल है टॉपिक। लेयर को पहले समझ लेते हैं। लेयर सभी को पता है, हर ऑटोकैड पे काम करने वाले को पता होता है कि LA एंटर लेयर होता है। लेयर को क्रिएट करना होगा तो आप LA एंटर करिए वहाँ पर, और LA एंटर करने के बाद वहाँ पर आप लेयर को बना सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि इतना टाइम होता नहीं है किसी के पास कि वो बैठ के एक एक लेयर को बनाए, और हर एक बच्चे को ये भी नहीं पता होता है कि लेयर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। लेयर का मतलब ये नहीं होता है कि आपने हर एक डोर, विंडो, वॉल की कलर को चेंज कर दिया तो वो लेयर हो गई। लेयर का मतलब होता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी उसकी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज में पुट करना। जैसे कि एक वॉल है, वॉल की प्रॉपर्टी, वॉल की थिकनेस, वॉल की प्रॉपर्टी उसका कलर, वॉल की प्रॉपर्टी उसका नेम, उसको कहते हैं लेयर। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यहाँ पर मान लो सेंटर लाइन है, तो सेंटर लाइन का कलर, उसका लाइन टाइप और उसकी लाइन वेट। अगर हमारे पास वॉल है, मान लीजिए आप वॉल, उसका कलर, उसकी लाइन वेट। क्यों? आर्किटेक्चर में हर एक ऑब्जेक्ट के स्टैंडर्ड लाइन वेट होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। आप जब भी किसी आर्किटेक्ट की ड्राइंग देखोगे तो उसमें आपको लाइन वेट मिलेंगे अलग अलग। वॉल के लाइन वेट अलग मिलेगा, डोर का लाइन वेट अलग मिलेगा, फर्नीचर्स का लाइन वेट अलग मिलेगा, सेंटर लाइन का लाइन वेट अलग मिलेगा। सबके लाइन वेट्स अलग अलग होते हैं। तो अब इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक एक प्रोजेक्ट पे काम करें और उनको बनाएं। एक एक प्रोजेक्ट पे काम करके हम उनकी लाइन वेट बनाएं। तो आपके पास लेयर की टेम्पलेट होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टेम्पलेट नहीं है, एग्जाम्पल, अगर आपके पास टेम्पलेट नहीं है तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, और उसको अपने प्रोजेक्ट में कैसे इंपोर्ट कराना है ये देख लो। LA एंटर, LA एंटर करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लेयर स्टेट्स मैनेजर। लेयर स्टेट मैनेजर LA एंटर करने के बाद आप लेयर स्टेट मैनेजर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट। लेयर स्टेट मैनेजर LA एंटर करने के बाद इंपोर्ट कहाँ पर है? डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे सेव कर लेना। नीचे दिया है फाइल ऑफ टाइप। फाइल ऑफ टाइप क्या लोगे इसका? .las।
फाइल ऑफ टाइप आप इसका क्या लेंगे, .las। इसको सेलेक्ट करके आप ओपन करेंगे, रीस्टोर, और ऑटोमेटिक लेयर आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। देन आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, टेम्पलेट बनाना और कुछ बेसिक कमांड्स पे काम करना। बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग जितना आसान हम समझते हैं, प्लानिंग उतना इजी है नहीं एक्चुअली। मैं अगर बताऊं साफ, प्लानिंग उतना इजी होती नहीं है। प्लान को क्रिएट करना एक डिफरेंट थिंग है, प्लान को डिज़ाइन करना रिक्वायरमेंट के बेसिस पे इज़ अ डिफरेंट थिंग। कि किसी ने आपको एक पर्टिकुलर एरिया दिया और वो आपसे कहेगा कि आप इसकी प्लानिंग करिए, तो वहाँ पर आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिज़ाइन करना, स्टैंडर्ड साइजेज, उनकी डिटेलिंग, वो एक अलग मेथड हो गया। किसी चीज़ को देख के बनाना एक डिफरेंट थिंग होती है। और प्लानिंग का दूसरा मीनिंग होता है क्रिएटिविटी। आपकी क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए डिज़ाइन बनाते वक्त। वही क्वेश्चन मैं दोबारा से करूँगा, ये कोर्स हमारे लिए जितना आसान है उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हम वो चीज़ों पे काम करने जा रहे हैं जो BARC वाला, जो एक आर्किटेक्ट उस लेवल को टच करता है। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके, समझ के और नोट्स प्रॉपर वे में बना के आगे बढ़ना पड़ेगा। वरना जल्दी का मतलब होता है टोटली लॉस। क्यों? डिटेलिंग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, समझ के आती है। प्लानिंग करना, चीज़ों को डिज़ाइन करना सिस्टमेटिक वे में, कहाँ पर रेयर सेटबैक है, कहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फ्रंट लॉन कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड करते हो मुझे ये बताओ। जैसे कि आप लोग काम कर रहे हो आर्किटेक्ट के अंडर, तो आप सारी चीज़ों को कैसे डिसाइड करते हो दीपेश? थंब रूल क्या होता है प्लानिंग का? यहाँ पर आगे रोड तरफ से बात कुछ छोड़ के जितना बोलते हो, मतलब रूम इतना चाहिए, किचन हॉल मतलब कितना BHK चाहिए, 2 BHK 3 BHK। फ्रंट लॉन का कितना स्पेस छोड़ना चाहिए, साइड पैसेज हमारे लिए कितना छूटना चाहिए, स्टैंडर्ड झाल के साइड में 3 फीट 3 BHK में। ये कहाँ लिखा है, किस बुक में है स्टैंडर्ड में? बालकनी हमें स्टैंडर्ड कितनी छोड़नी चाहिए? बालकनी हम लोग 3 फीट। साइड पैसेज हमें कहाँ पर देना चाहिए? रेयर सेटबैक हमें क्यों छोड़ना चाहिए? बेडरूम कहाँ पर होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए? बेडरूम का साइज क्या होता है स्टैंडर्ड? 11x12, 11x11, 12x12, 12x15। कहाँ लिखा है स्टैंडर्ड? किसने एक्सप्लेन किया? किस बुक में लिखा है? यही एक सबसे मेन पॉइंट है, यही आपका बेस है। किसी ने कहा आपसे बेडरूम डिजाइन करिए, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे बेडरूम हमें कितने बाय कितने का देना चाहिए? कोई भी आइडिया? ये वो पॉइंट है जो हर एक बच्चे के माइंड में हिट करते हैं, हर एक बच्चे को कंफ्यूज करते हैं। कॉमन है ये पॉइंट कि टीचर ने बता दिया कि 10x10 और 11x11 का रूम देना है, तो बच्चा समझ गया। क्यों देना है, किस लिए देना है, ये पता नहीं है। रेयर सेटबैक कितना देना चाहिए, पता नहीं है। पैसेज कितना देना चाहिए, पता नहीं है। लॉन कितना होना चाहिए, कहाँ पर, कितना, क्यों। पोर्च ऑब्जेक्ट
की लेयर आपके पास होना मस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आपकी वर्किंग होती है और इसी पे ही आपको काम करना होता है। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है वर्किंग के लिए। ये टेम्पलेट मैं फॉरवर्ड करूंगा, इसी टेम्पलेट के बेसिस पे आप काम करेंगे, इसी टेम्पलेट के बेसिस पे आप वह काम करेंगे और अपने नोट्स को बनाएंगे। राइट? क्या क्या समझ में आया और क्या क्या सीखने को मिला नया दीपेश आज? जी सर, जैसे लेयर को उतना नहीं है। लेयर पे इतना काम नहीं करते हो? हाँ, जैसे कमांड था, कमांड सब नया जैसे कमांड से पहले यूज नहीं किए थे, पैरामेट्रिक हो गया था। ओके। और इसका मतलब तुम टेम्पलेट भी डिजाइन नहीं करके काम करते होगे? लेयर पे भी तुम्हारा ज़्यादा काम नहीं है अभी। जितनी भी ये बेसिक स्टेज तुम्हारी चल रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यहीं से तुम्हारा बेस, मतलब तुम्हारी कैरियर का पहला स्टेप स्टार्ट होता है। बहुत प्रैक्टिस करके अपने अंदर पेशेंस, धैर्य लेके आगे बढ़ना है और फोकस करना है आपको अपनी क्वालिटी पे, प्रैक्टिस करके, असाइनमेंट पे काम करके, नोट्स को बना के। इंडिया के काम में इतना डिफरेंस होता है, तो जो बाहर के काम में कितना डिफरेंस होगा। बाहर के काम में कितना डिफरेंट होगा आप सोचो। इंडिया में जब इतना ज़्यादा डिटेलिंग है, समझ रहे हो ना? तो अभी इतना डीपली सीखने का मौका नहीं मिला था कहीं से क्या? चलो कोई बात नहीं, अब सीखोगे। में क्या डायरेक्शंस होती हैं, डोर कहाँ पर, बेडरूम कहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे नोट्स में, ठीक है? और जो चीज़ समझ में ना आया करे, जहाँ पर जो कन्फ्यूज़न लगा करे, जो माइंड में क्वेश्चन हुआ करे, आप तुरंत हमें व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है, बाकी चीज़ें मैं फॉरवर्ड करता हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच दीपेश, गुड नाइट।